एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और फिशरमैन इशू से डायरेक्टली लिंक्ड है। टॉपिक है कच्छातीवू आइलैंड। ये टॉपिक बार बार न्यूज में इसलिए आता है क्योंकि इससे रिलेटेड इश्यूज सिर्फ एक आइलैंड के नहीं हैं। इसमें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, यूएन क्लॉज, ईईजेड, फिशरमैन की लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और इंडिया श्रीलंका रिलेशंस सब इन्वॉल्व हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कच्छातीवू आइलैंड एक छोटा सा कोरल आइलैंड है। इसका एरिया सिर्फ 285 एकर्स है। ये पार्क स्ट्रेट में लोकेटेड है जो इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के बीच है। इस आइलैंड पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती, मतलब ये कंप्लीटली अनइनहैबिटेड आइलैंड है। अब क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ कोई रहता ही नहीं तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? रीजन है, हिस्टोरिकली इंडिया और श्रीलंकन फिशरमैन दोनों यहाँ आते थे। यहाँ अपने फिशिंग नेट्स सुखाते थे, फिशिंग के बाद रेस्ट करते थे और इसी वजह से इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब लोकेशन को समझते हैं। कच्छातीवू पार्क स्ट्रेट में सिचुएटेड है। एक साइड पर है तमिलनाडु और दूसरी साइड पर है श्रीलंका का नॉर्दर्न प्रोविंस। ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया से इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी आईएमबीएल पास होती है। आईएमबीएल को आप समझ सकते हैं जैसे लैंड पर इंटरनेशनल बॉर्डर होती है, वैसे ही सी में कंट्रीज की बाउंड्री होती है। फिशिंग बोट्स अगर इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएं तो डिप्लोमेटिक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसी वजह से ये एरिया एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। ब्रिटिश पीरियड के टाइम इस आइलैंड की ओनरशिप क्लियरली डिसाइड नहीं हुई थी, इसीलिए इंडिया और श्रीलंका दोनों अपना क्लेम रखते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया और श्रीलंकन फिशरमैन बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ आते थे, फिशिंग करते थे, फिशिंग नेट्स ड्राई करते थे और यहाँ एक फेमस चर्च भी है, सेंट एंटनीज श्राइन। हर साल दोनों कंट्रीज के पिलग्रिम्स यहाँ आते थे, मतलब उस टाइम बॉर्डर इतनी रिजिड नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफिशियली डिफाइन हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के थ्रू इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कच्छातीवू श्रीलंका का हिस्सा है। इस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव था मैरीटाइम डिस्प्यूट को परमानेंटली सॉल्व करना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी थी। इंडियन फिशरमैन और पिलग्रिम्स को ट्रेडिशनल एक्सेस कंटिन्यू करने की परमिशन दी गई है। मतलब आइलैंड श्रीलंका का होगा, लेकिन ट्रेडिशनल रिलीजियस और लिमिटेड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कंटिन्यूड रहेंगी। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां खत्म नहीं हुई। 1976 में एक और अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट ने गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल की मैरीटाइम बाउंड्रीज को और क्लियरली डिफाइन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? फिशिंग राइट्स। अब फिशरमैन को दूसरी कंट्री के वाटर्स में फिशिंग करने से मना कर दिया गया। यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इंडियन फिशरमैन जो जनरेशन से उस एरिया में फिशिंग करते आ रहे हैं, उनके लिए सडनली रिस्ट्रिक्शंस आ गई और आज तक इसी वजह से अरेस्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी के मेजर रीजंस। सबसे पहला, फिशरमैन इशू। तमिलनाडु के फिशरमैन ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स लूज कर बैठे। कई बार श्रीलंकन नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। दूसरा, पॉलिटिकल इशू। तमिलनाडु में कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इंडिया को आइलैंड नहीं देना चाहिए था और अग्रीमेंट की लीगैलिटी पर भी सवाल उठाए गए। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ। ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स और सॉवरेनिटी के इंटरप्रिटेशन को लेकर डिबेट चलती रहती है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग पोजीशन काफी क्लियर है। लीगली कच्छातीवू श्रीलंका की टेरिटरी माना जाता है। एक बार इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन हो जाए तो उसको यूनिलैटरल तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कभी फ्यूचर में री एग्जामिनेशन होता भी है तो उसके लिए इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इमोशनल पॉलिटिक्स।
अब बात करते हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की। कच्छातीवू पर सेंट एंटनीज चर्च लोकेटेड है। हर साल यहाँ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्रीज के हजारों पिलग्रिम्स इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चर्च डिप्लोमेसी के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। जहां पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, वहीं पीपल टू पीपल रिलेशंस भी स्ट्रांग रहते हैं। इसीलिए इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल भी माना जा सकता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझते हैं। पार्क स्ट्रेट फिशिंग रिसोर्सेज से बहुत रिच एरिया है। थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन की लाइवलीहुड इसी एरिया पर डिपेंड करती है। लेकिन एक मेजर कंसर्न भी है, बॉटम ट्रॉलिंग। इंडियन मैकेनाइज्ड बोट्स कई बार बॉटम ट्रॉलिंग करती हैं, जो मरीन इकोसिस्टम को डैमेज करती हैं। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि फिशरमैन को ग्रेजुअली डीप सी फिशिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, एनवायरमेंटल कंसर्न भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बॉटम ट्रॉलिंग कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय करती है। फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स डैमेज हो जाते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। इसीलिए इंडिया और श्रीलंका दोनों को जॉइंटली मरीन कंजर्वेशन पर काम करना होगा। सस्टेनेबल फिशिंग ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इंडिया ऑफिशियली क्या कहता है? इंडिया जनरली सॉवरेनिटी इशू को सेटल्ड मानता है, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली अपने फिशरमैन की सेफ्टी और रिलीज के लिए श्रीलंका से डिप्लोमेटिक टॉक्स करता रहता है। हर बार फिशरमैन अरेस्ट होने पर इंडिया ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करता है। फोकस कन्फ्रंटेशन पर नहीं, बल्कि डायलॉग और बायलैटरल मैकेनिज्म्स पर होता है। अब श्रीलंका का व्यू पॉइंट जान लेते हैं। श्रीलंका कहता है कच्छातीवू लीगली उसका टेरिटरी है। 1974 अग्रीमेंट लीगली वैलिड है और इलीगल फिशिंग को स्टॉप करना उसका सॉवरेन राइट है। श्रीलंका इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को भी मेजर प्रायोरिटी मानता है। इसीलिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है जब इंडियन बोट्स उसके वाटर्स में एंटर करती हैं। एग्जाम के लिए टॉपिक को 3 डायमेंशंस में याद रखिए। पहला, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। दूसरा, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, यूएन क्लॉज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन, फिशरमैन की लाइवलीहुड, मरीन कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जामिनेशन आंसर में अगर ये 3 डायमेंशंस करेंगे तो आंसर काफी बैलेंस्ड रहेगा। तो कंक्लूड, कच्छातीवू सिर्फ एक आइलैंड का इशू नहीं है। ये डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, फिशरमैन की लाइवलीहुड, मरीन सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कंबाइंड इशू है। फ्यूचर सोल्यूशन किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं, बल्कि इंडिया और श्रीलंका के कोऑपरेशन में है, जॉइंट फिशिंग मैनेजमेंट में है, डीप सी फिशिंग प्रमोशन में है, मरीन कंजर्वेशन में है और रेगुलर डिप्लोमेटिक डायलॉग ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं हूं आकृति बंसल। मिलते हैं सिविल स्टाफ हिमाचल के नेक्स्ट लेक्चर में।